कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं विद्युत धारा चैप्टर का सेकंड लेक्चर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ओम के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, आप लोगों का एग्जाम में इससे रिलेटेड थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही बिल्कुल पूछा ही जाएगा। और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में भी पढ़ेंगे और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता भी आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आज। जल्दी से फटाफट सारे बच्चे आ जाओ, ज्वाइन कर लो हमारी ये क्लास। दोस्तों को इस वीडियो की लिंक अभी तुरंत शेयर कर दो भाई, फटाफट से सारे टेलीग्राम ग्रुप में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे ग्रुप में शेयर कर दो। बिल्कुल फ्री क्लासेस है, तो फटाफट से सारे बच्चों को, सारे दोस्तों को बुला लो। जो इस चैनल पर नए आए हैं अभी तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन को हिट कर लो, ताकि सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्विकली हम क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे ओम के नियम के साथ। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि सारे बच्चे आ गए होंगे। क्यों भाई, आ गए हो? सब आ गए बच्चे, ज्वाइन हो गए? स्टार्ट करें क्लास, यस या नो? जल्दी से कमेंट करके बताओ, स्टार्ट करें क्लास। ओके ग्रेट, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे लगभग ज्वाइन हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज की क्लास में। ओम का नियम और ओम के नियम के साथ साथ कुछ इसकी सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उन लिमिटेशंस को भी समझेंगे। ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है, आगे चल के जब आप लोग अगर इंजीनियरिंग फील्ड में आगे जाओगे तो इंजीनियरिंग में भी आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी ही है। तो भाई नाक ना कटाना मेरी, है ना। अब मेरे स्टूडेंट हो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, कल अभी 12th में तो काम आएगा ही। आगे अगर इंजीनियरिंग में, अगर फील्ड में अगर आप जाओगे तो वहां भी ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा आने वाला है। अगर एक बात बताऊं, जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे ना तो सबसे पहले टीचर आपसे पूछेगा कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो ठीक से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, मैं सिखा दूंगी। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही थी कि नाक मत कटाना अपनी इला क्रांति मैम की, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो 12th के लिए भी और आगे के लिए भी आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है चीजों को, रटना नहीं है। समझोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। इतना सरल और इतनी आसान भाषा में मैं आपको पूरी क्लास देने वाली हूं कि आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक के पूरी क्लास देखोगे, हिलोगे भी नहीं। ठीक है, चलो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की बात करेंगे। ठीक है, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता के बारे में बात करेंगे। वैसे प्रतिरोध के बारे में और प्रतिरोधकता के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने कक्षा 10वीं विद्युत चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आर से प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोध को, बिल्कुल। तो प्रतिरोधों का संयोजन भी 10वीं कक्षा में है, तो वो थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो आज की क्लास क्विकली जल्दी जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाने वाली हूं, तो ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, तो भाई आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एकदम जल्दी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत धारा में क्या क्या पढ़ा है। तो मैंने पहले लेक्चर में सबसे पहले आप लोगों को विद्युत धारा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया था, और जिसमें मैंने पूरा आपको विमा सूत्र सारी चीजें बता दी थी। परिभाषा आप नोट कर सकते हो, किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश का मान क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? बिल्कुल हाँ, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई फॉर इला मैम, आई फॉर विद्युत धारा। ठीक है, और आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? Q बटे T। एकांक समय मतलब एक सेकंड में या फिर प्रति सेकंड में जितने आवेश का मान बह रहा है वह उसकी विद्युत धारा कहलाएगी। 1 एम्पियर का भी परिभाषा थ्योरी एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है, 1-2 नंबर बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। लिख सकते हो, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में अगर प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलाम आवेश कितने समय में प्रवाहित होगा? 1 सेकंड में प्रवाहित होगा। अब धारा घनत्व भी हम लोगों ने पढ़ा था। धारा घनत्व को हम लोग जैसे व्यक्त कर रहे थे, धारा घनत्व किसको बोलते हैं? कि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, मान लो कि ये कोई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसमें क्या है?
एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। इसको हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं, I/A। ठीक है, यहाँ पे एकांक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसलिए लिया गया है, एकांक मतलब कि मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो उसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान ही धारा घनत्व कहलाता है। तो इस तरह से इसको परिभाषित हम कर सकते हैं। और अनुगमन वेग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, पर मैंने कोशिश किया बहुत सरल करके आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद लेक्चर 1 देख लेना। नया चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है तो कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को सारे लेक्चर शुरू से लेकर आखिरी तक के पूरे देखने हैं, आधे अधूरे किसी को भी नहीं देखने हैं। कोई भी मेरी क्लास में ना आधा अधूरा लेक्चर देखने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, जो आ रहा है वो चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। पर जो बच्चे देखेंगे वो पूरा देखेंगे, ताकि मैं चाहती हूं कि जो मेरे बच्चे क्लासेस देख रहे हैं वो जो है रैंक लेकर के आए, अच्छा परफॉर्म करे बोर्ड्स में भी और नीट के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करे। और बिल्कुल मैं चाहूंगी, इसलिए आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में कनेक्ट ही रहो। मैं क्लास के एंड में आप लोगों को कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दे देती हूं, तो किसी तरीके से आप मेरे से कनेक्ट रहो ताकि आपको मैं गाइड कर सकूं और आपका रिजल्ट आए तो कम से कम मुझे ये तो पता चले कि हाँ मेरे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। मेरा भी दिल गदगद हो जाएगा यार। एक टीचर क्या चाहता है, एक टीचर बस इतना ही चाहता है कि उसका बच्चा जो है, उसका स्टूडेंट जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे और आगे बढ़े जिंदगी में। ठीक है, ओके। तो अनुगमन वेग की परिभाषा क्या है, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर, जैसे कि हम लोगों ने क्या लिया था, एक चालक का टुकड़ा लिया था, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा लिया था और इनके सिरों पर हम लोगों ने क्या लगाया था, इस तरीके से विभवांतर लगाया था। तो विभवांतर आरोपित करने पर क्या हो रहा था, चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य वेग ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या किधर जो है गति करते हैं, ऋण से धन की ओर, क्योंकि जाहिर सी बात है ऋणात्मक आवेश है तो ऋण से धन की ओर ही गति करेगा। और विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इसके विपरीत इस तरफ होती है। हम लोगों का जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है, धन से ऋण की तरफ होती है। और जब हम लोगों को अनुगमन वेग निकालना होता है, VD बराबर, हम लोग कैसे निकालते हैं, VD बराबर जो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग है वही हमारा VD होता है। कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूले भी मैंने सारी चीजें बता रखी है, जस्ट क्विकली हम लोगों ने यहाँ पर एक रिविजन कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, आज का क्लास, जिसमें हम बात करेंगे ओम के नियम की। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट नियम दिया। ये नियम क्या कहलाता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने अनुगमन वेग के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अनुगमन वेग के बारे में जब आप लोगों ने पढ़ा तो वहां पे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर लगाया। विभवांतर मतलब कि एक तरफ धनात्मक आवेश, एक तरफ ऋणात्मक, एक तरफ धनात्मक विभव, एक तरफ ऋणात्मक विभव, जिसकी वजह से एक तरफ धनात्मक आवेश जा रहा है, एक तरफ ऋणात्मक आवेश जा रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने विभवांतर तो लगा दिया। अब जब भी विभवांतर लगता है, ठीक है, जब भी विभवांतर लगता है तो याद करो, कल मैंने आप लोगों को जो विद्युत धारा के बारे में बताया था तो एक डायग्राम आप लोगों को बताया था जिसमें एक धनात्मक चालक गोला था, एक जो है ऋणात्मक चालक गोला था। इसको मैंने क्या करके बताया था, बीच में इसको तार से जोड़ दिया था। मैंने क्या किया था, बीच में मैंने तार से जोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे विभव में अंतर है। ठीक है, तो विभव में अंतर होने की वजह से क्या होंगे, यहाँ पर आवेश जो है स्थानांतरित होंगे। विभव जो है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करेगा। आवेशों की गति क्या होगी, यहाँ पे आवेश भी क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे, जब तक के दोनों का विभवांतर बराबर, विभव जो है दोनों का बराबर ना हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी विभवांतर होगा, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगा, आवेशों का स्थानांतरण होगा। मतलब आवेश जो है वो बहने लगेंगे। आवेशों के बहने के कारण प्रति एकांक समय में कितने आवेश बहते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या प्राप्त हो रही थी, विद्युत धारा प्राप्त हो रही थी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, ओम के नियम में जॉर्ज साइमन ओम जी ने क्या बताया कि यहां पर जब चालक के दोनों सिरों पर, ठीक है, जैसे कि ये चालक तार है, ठीक है, ये क्या है, चालक तार है, इसके दोनों सिरों पर क्या है, इसके दोनों सिरों पर विभवांतर अगर हम लोग आरोपित करते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, ये विभवांतर होगा V बराबर V1 माइनस V2। ठीक है, क्या होगा, ये विभवांतर V बराबर V1 माइनस V2। तो इस विभवांतर के कारण इस चालक तार में क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, और ये धारा जो है वो क्या होगी, इस विभवांतर के समानुपाती होगी। यही क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है।
पर इसमें कुछ शर्तें होती है। शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है कि इसकी जो भौतिक मतलब कि इसमें जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां जैसे कि मतलब कि भौतिक स्थितियां बोल सकते हो, ठीक है। भौतिक स्थिति, ताप, दाब, ये सारी चीजें जो है क्या होनी चाहिए? भौतिक स्थिति जो है वो नियत होनी चाहिए। मतलब कि लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए चालक तार के, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और इस चालक तार के ताप में, दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब भौतिक स्थितियां अगर नियत रहती है तो क्या होता है कि जो इस चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है वो समानुपाती होता है इस चालक तार से बहने वाली धारा के, ठीक है। अब कोई अगर मतलब मान लो कि आपसे आगे चल के कभी भी पूछेगा तो होता क्या है, जनरली बच्चे ये बोलते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर V समानुपाती होता है I के, यही ओम का नियम है। पड़ेगा मार अगर ऐसा बोलोगे तो। सीधी बात बता रही हूं। क्या बता रही हूं? सीधी बात कि चालक तार हम लोगों ने लिया, एक धारावाही चालक तार के दोनों सिरों पर हम लोगों ने क्या आरोपित किया? विभवांतर आरोपित किया। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर विभवांतर लगाया तो विभव में अंतर होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर आवेश जो है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे, ठीक है। जिसके कारण किया गया कार्य आप लोगों का विभव कहलाता है। ये सब हम लोगों ने मतलब स्थिर विद्युत विभव में पढ़ लिया था। पर यहां पर देखो भाई, याद दिलाती हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब ये नहीं है, सारी चीजें इसलिए याद दिलाती हूं क्योंकि रिलेट करके पढ़ना है, ऐसा कुछ भी पढ़ा था आप लोगों ने। पर यहां पे आपको क्या समझना है? यहां पे सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि दोनों सिरों पर जो हम लोग विभवांतर आरोपित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवेश को, जिसकी वजह से क्या होगी? इस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। और ये जो धारा प्रवाहित हो रही है ये क्या होगी? विभवांतर के समानुपाती होगी, ठीक है। किसके समानुपाती होगी? विभवांतर के समानुपाती होगी। यही ओम का नियम है। यहाँ पे धारा विभवांतर मतलब कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा मत लिखना कभी भी, क्योंकि हमेशा जो है विभवांतर होता है समानुपाती किसके? धारा के, क्योंकि हम लोग विभव लगाते हैं, विभव लगाने की वजह से धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। विभवांतर लगाने की वजह से धारा प्रवाहित होती है, और विभवांतर का मान अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्योंकि ये दोनों क्या है? समान अनुपात में होते हैं, इसलिए जैसे जैसे हम लोग विभवांतर बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा भी बढ़ती है। अगर हम लोगों को धारा को घटाना है तो धारा को घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? विभवांतर को अगर हम घटा देंगे तो हमारी तार की जो विद्युत धारा है वो भी घट जाएगी। तो कितनी धारा का मान चाहिए, ये इस तरह से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको समझ लेना, इसको इस तरीके से क्रॉस करके लिख लो। इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि विभवांतर आरोपित करने के परिणाम स्वरूप हमको विद्युत धारा मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हम इस रूप में ही लिखते हैं। कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को अगर ऑप्शंस में दिया हो, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब ओम का नियम जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि जो विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के। मतलब कि ये विभवांतर क्या होता है? एक तार के दो सिरों पर लगाते हैं हम लोग, दोनों सिरों पर क्या लगाते हैं? विभवांतर लगाते हैं, जो समानुपाती होता है इस तार से बहने वाली धारा के। बशर्ते क्या होती है? भौतिक स्थितियां जो है वो नियत होनी चाहिए, कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तब अब हम क्या कर सकते हैं? यहां से समानुपाती का चिन्ह हटा सकते हैं। जैसे ही हम क्या करेंगे? समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम लोगों को यहां पर क्या मिलेगा? एक नियतांक। क्या मिलेगा? एक नियतांक। इस नियतांक को हम लोग कहते हैं क्या? प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध, इस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इस नियतांक को? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद पहले ओम का नियम हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। भौतिक राशियों में मैंने वैसे बहुत सारी चीजें बताई, पर तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन ना हो, ठीक है। तभी क्या होगा? ये नियत रूप में होगा, मतलब तभी क्या होगा? R जो है वो नियत होगा, क्योंकि तापमान में परिवर्तन के साथ साथ प्रतिरोध का मान भी बदल सकता है। इस वजह से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रतिरोध को एक नियतांक के रूप में, मतलब कि एक फिक्स वैल्यू के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि तापमान में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तापमान में परिवर्तन हुआ तो प्रतिरोध का मान तापमान में परिवर्तन के अनुसार जो है वो बदल जाएगा, जिससे यह एक नियत वैल्यू नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सभी को क्लियर है गाइस? बिल्कुल नोट कर सकते हो आप लोग जो भी मैंने यहां पर आप लोगों को लिखाया है। जल्दी से फटाफट से क्विकली नोट कर लो आप लोग, ठीक है।
नोट कर लिया आप लोगों ने। अब ओम का नियम तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों को क्या मिला, ओम के नियम से मिला क्या, V इक्वल्स टू आर आई। ठीक है, तो इस V इक्वल्स टू आर आई को इस तरीके से हम 3 रूप में लिख सकते हैं। आप लोग देख सकते हो, ये बढ़िया सा ब्लॉक बना सकते हो। यहाँ पे क्या है, V इक्वल्स टू आर आई या फिर आई आर, एक ही मतलब है। ठीक है, तो या तो हम लोग विभवांतर अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो तो ये इस्तेमाल करेंगे, अगर हम लोगों को विद्युत धारा कैलकुलेट करना हो तो V बाई आर रख देंगे, I बराबर V बाई आर। और अगर हम लोगों को प्रतिरोध कैलकुलेट करना हो तो R बराबर V बटे I, और ये वैल्यू तो क्या होती है, फिक्स होती है। जहां पर फिक्स होती है वहीं पर ओम का नियम लगेगा। अगर प्रतिरोध का मान बदला तो वहां पर ओम का नियम भी लागू नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो सभी को क्लियर है गाइस, सभी को क्लियर। बढ़िया सा डायग्राम बना लो, लिख सकते हैं आप लोग। ये तीनों जो चीजें हैं आप लोगों को बहुत ज्यादा, अगर जब भी विद्युत परिपथ की बात होती है या विद्युत की बात होती है तो वहां पर ये चीज आपको बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो लिख सकते हो तीनों को। हो गया, डन, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब ओम के नियम के अनुसार जो भी मैंने आप लोगों को समझाया उसकी परिभाषाएं आप लोगों को यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल मैं साइड हो जाती हूँ, जो भी मैंने समझाया बिल्कुल वही सारी चीजें हैं। चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब इत्यादि जो है क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए। मतलब कि कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अपरिवर्तित मतलब कि नियत होना चाहिए। तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, क्या, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर क्या होता है, इससे बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। या तो फिर ऐसा भी यहां पर ऐसा लिखा गया है कि इसका जो अनुपात है वो नियत होता है। नियत मतलब कि प्रतिरोध, प्रतिरोध की जो हम बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो दोनों ही रूप में आप सब लिख सकते हो। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाली धारा, एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के समानुपाती होता है, मतलब कि V समानुपाती होता है I के। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर 1 ओम चालक के प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोध है आप लोगों का, ये जो है इसका जो मात्रक होता है वो होता है क्या, ओम। ठीक है, मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो 1 ओम चालक का प्रतिरोध को हम लोग इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि इस चालक में से 1 एम्पियर के धारा प्रवाहित होने मतलब कि होने देता है कब, जब हम लोग दोनों चालक तार के सिरों के मध्य ये जो विभवांतर अगर 1 वोल्ट का लगाएं, ठीक है, तो उसमें से जो विद्युत धारा है अगर 1 एम्पियर की प्रवाहित होती है, ठीक है, तो हमारा जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1 ओम का प्रतिरोध होगा। इसका मतलब ये है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट का विभवांतर हम लोगों ने लगाया, जिसकी वजह से 1 एम्पियर की धारा बही, तो हम लोगों को प्रतिरोध क्या होगा, उसका 1 ओम का प्रतिरोध होगा। तो जस्ट ये परिभाषा है समझने के लिए, 1-2 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी मेन आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो याद रखना है दिमाग में वो ये है समानुपाती वाला और ये नियत वाला। ठीक है, और ये मात्रक आप याद रख सकते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक, ओम। ठीक है, अब वैसे तो विभवांतर का मात्रक आपका होता है क्या, वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर आप लिख सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो, या फिर वोल्ट पर एम्पियर या ओम। अब ओम क्यों लिख रहे हैं, ओम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट ने ये नियम दिया, तो बहुत सारे मात्रक ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट के नाम पर रखे दिए जाते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है, ओके ग्रेट। तो अब हम बात करेंगे मतलब कि जो हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने 2 चीजों का संबंध देखा। किसके किसके बीच का संबंध देखा, विभवांतर और चालक तार के सिरों पर लगाने वाला विभवांतर और उनसे बहने वाली धारा के बीच का संबंध देखा। क्या देखा, ओम के नियम के अनुसार कि दोनों ही क्या होता है, मतलब विभवांतर समानुपाती होता है बहने वाली धारा के, या फिर विभवांतर और धारा का अनुपात होता है वो फिक्स होता है, नियत होता है, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर। ये अभी हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है समान अनुपाती है। ठीक है, समान अनुपाती है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, विभव का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तभी तो इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। जितना विभव में हम लोग बढ़ोतरी करेंगे उतना ही क्या होगा, इस विद्युत धारा में भी बढ़ोतरी होगा, इतना कि उनका अनुपात नियत रहे, आर का मान
फिक्स रहे, अनुपात क्या रहे, नियत रहे, या फिर आर का मान फिक्स रहे, इतना। ठीक है, ठीक। तो अब इनके बीच में ग्राफ भी बनेगा। तो ये ग्राफ कैसा होगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर दो अक्ष ले लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का क्या, मान लो कि ये विभव हो गया और ये क्या हो गया, आपकी विद्युत धारा होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, विभव का मान बढ़ाएंगे तो समान अनुपात में होने की वजह से क्या बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ाने से विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। विभवांतर बढ़ाने से विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो मान लो जैसे कि पहले तो 0 पर है, बाद में क्या हुआ, 1 वोल्ट में हुआ। ठीक है, तो यहां पर भी समान अनुपात में मान लो कि क्या हुआ, समान अनुपात में ये इस बिंदु पर मिला। ठीक है, कहां पर मिला, ये इस बिंदु पर। ठीक, तो ये लाइन हो गई। ठीक, उसके बाद मान लो कि यहां पहुंचे। ठीक है, तो ये बिंदु मिला, दोनों का ये कॉमन बिंदु। ठीक है, तो ये बिंदु हुआ, ये बिंदु हुआ। ठीक है, समान अनुपात में बढ़ रहा है भाई, देख लो। अब उसके बाद यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इस बिंदु पर गया। ठीक है, तो इस तरीके से समान अनुपात में बढ़ते 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 हम लोगों को विभव, विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ प्राप्त होता है। ये जो ग्राफ मिल रहा है ये कैसा है, रैखिक है। ठीक है, कैसी है, सरल रेखा है, एक रैखिक है। ठीक है, ग्राफ कैसा है, रैखिक है, जिसको हम लोग सरल रेखा भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब कि ये जो हम लोगों को मिल रहा है ग्राफ, ये क्या है, हमारा प्रतिरोध है, जिसका मान क्या है, फिक्स है। मतलब कि विभव बढ़ रहा है तो धारा भी बढ़ रही है। रैखिक होने का मतलब क्या हुआ, रैखिक होने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जो प्रतिरोध है इसका मान नियत है या फिर फिक्स है। तो ये होना चाहिए, अगर ये होगा तभी ओम के नियम का पालन करेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ओम के नियम का पालन नहीं होगा। ठीक है, ओम के नियम का पालन नहीं होगा। जहां पर भी अरैखिक मिला वहां पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो ज्यादातर जो ओम का नियम है वो धात्विक वस्तुओं के लिए लागू होता है। किसके लिए, शुद्ध धातु के लिए। किसके लिए लागू होता है, शुद्ध धातु के लिए लागू होता है। और जहां पर शुद्ध धातु नहीं होता वहां पर ओम का नियम भी नहीं लगता, क्योंकि वहां पर जो प्रतिरोध है हम लोगों को रैखिक मिलेगा नहीं, है ना। और भौतिक राशियां जैसे कि तापमान, ताप और दाब, ये सारी चीजें भी कैसी होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। चलो भाई फटाफट से नोट कर लो, बना लो ग्राफ, जल्दी से क्विकली ग्राफ बना लो, जल्दी क्विकली। अब भाई आप लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि मैम क्या यहां पर V और यहां पर I हो सकता है, ऐसा हम लोग ग्राफ बना सकते हैं क्या। ठीक है, यहां पर I जो है ये एम्पियर में था पहले तो, और यहां पर ये किस में था, वोल्ट में था। पर ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर वोल्ट और यहां पर एम्पियर, हो सकता है क्या। तो हाँ भाई हो सकता है, सिंपल है। ग्राफ आप लोगों को बनाना है, सिंपली आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मेजरमेंट करोगे, मान लो कि आप लोगों के पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई मीटर है विभवांतर और धारा को नापने का। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, हाँ ऐसा बनाया था। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे जैसे यहाँ पर विभव के मान में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे विद्युत धारा बढ़ती जाएगी, विभव का मान बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान बढ़ते जाएगा। और ग्राफ तो हम लोगों को कैसा मिलेगा, सरल रेखा ही मिलेगा। ये सरल रेखा जो रैखिक है वो क्या है, प्रतिरोध है। मतलब कि यहाँ पर जो ढाल है, यहाँ पर इस ग्राफ का जो ढाल है वो क्या है, प्रतिरोध का मान होता है। और वैसे थोड़ा ग्राफिकल चीजों के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी ज्यामिति में, अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 10वीं में पढ़ाई होगा, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के बीच ग्राफ जैसा भी ड्रॉ करे, प्राप्त क्या होगा, हम लोगों को सरल रेखा ही प्राप्त होगी। ठीक है, सरल रेखा भी प्राप्त होगी। दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों सही तरीका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओम के नियम के सीमाओं के बारे में। किसके बारे में, ओम के नियम की सीमाओं के बारे में। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया था कि भौतिक स्थितियां जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, ये सब नियत होना चाहिए। तो ये तो सबसे बड़ा लिमिटेशन है। अगर नियत नहीं रहा तो ओम का नियम वहां पर लागू नहीं होगा। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं, 1 बाय 1 हम लोग सारे मतलब सीमाओं यानी कि लिमिटेशंस को यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ओम के नियम में समीकरण हम लोगों को क्या मिला, V = IR मिला। यह प्रकृति का क्या है, मूल नियम नहीं है। ठीक है, मूल नियम नहीं है क्योंकि इसमें कंडीशन है। ठीक है, क्या है इसमें, कंडीशन है। ठीक है, तो ये हर जगह जो है सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया था कि हर स्थिति में ये लागू नहीं होगा। इसकी जो कंडीशन है वो अगर फुलफिल करेगी, ठीक है, तो तभी जो है ओम का नियम लागू होगा। ठीक है,
कई स्थितियों में समीकरण क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, कहां कहां पर असफल होते हैं तो देख लेते हैं। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर ही लागू होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, धातु पर लागू होता है। ओम के नियम की सीमाएं यह है कि भौतिक स्थिति स्थिर रहे, जैसे कि ताप, दाब आदि, ये सब भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एक बार क्विकली हम देख सकते हैं, चालक में खिंचाव या विकृति ना हो। ठीक है, अगर खिंचाव या विकृति हुई इसका मतलब लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक स्थिति बदल जाएगी, ओम का नियम लागू नहीं होगा। ये लिमिटेशंस है। धारा में परिवर्तन सिर्फ विभवांतर पर ही निर्भर नहीं करता, विभवांतर के चिन्ह पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब हो गया कि जैसे कि हमने क्या किया, दोनों सिरों पर क्या लगाया, विभवांतर लगाया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, यहां पर हम लोगों ने चिन्ह भी तो देखा ही था। ठीक है, तो जो विद्युत धारा है वो धन से ऋण की तरफ बहती है। ठीक है, धन से ऋण की तरफ बहती है। अगर हम लोग इधर माइनस लगाएं, इधर प्लस लगाएं, तो होगा क्या, धारा की दिशा बदल जाएगी, धन से ऋण की तरफ हो जाएगी, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ हो जाएगी, धारा का मान यहाँ पे बदल जाएगा। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल विभवांतर के परिमाण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके चिन्ह पर भी निर्भर करता है। धारा का दिशा क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब ये सारी चीजें आप लोगों की जो है, जब आप लोग आगे पढ़ोगे अर्धचालक के बारे में, 14वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अर्धचालक के बारे में, तो वहां पर जो है ये चीज को अच्छे से समझा जाता है। वहां पे ओम का नियम काम नहीं करता है। यही आपको बता रहा है कि ये इसका लिमिटेशंस है, सीमा है कि कहां तक, भाई एक हद तक ही ओम का नियम लागू होगा, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, वो सब जगह लागू होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर ओम का नियम बिल्कुल भी यूनिवर्सल लॉ नहीं है, सब जगह लागू नहीं होता। जब धात्विक चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो धारा में परिवर्तन अरैखिक भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि धातु में जो है क्या बोलना चाहिए, ओम का नियम तो लागू होता है, पर कभी कभी ये सरल रेखा ना होकर थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट होकर के भी, मतलब एग्जैक्टली सरल रेखा ना मिलकर के हल्का सा थोड़ा सा परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि मतलब एकदम हर चीज आदर्श रूप में नहीं प्राप्त होगा, हल्का सा कुछ हो सकता है, उसको कंसिडर कर लेते हैं धात्विक चालकों में भी। ठीक है, तो हल्का सा कुछ जो है डिफरेंस आ सकता है, बट एकदम अरैखिक नहीं होगा, वो रैखिक जैसा लगभग सिमिलर काइंड ऑफ होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊंचा नीचा चलाएंगे। ठीक है, ओके। तो थायरिस्टर, अब थायरिस्टर जो है एक प्रकार का यंत्र है, इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, पर आप यहाँ पे एक नाम जान सकते हो कि थायरिस्टर है, एक प्रकार का यंत्र है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, अगर उसके लिए वीआई ग्राफ खींचते हैं तो रैखिक हमको प्राप्त नहीं होता। ओम का नियम वहां पर लगता है, पर वो एकदम से अरैखिक ना होकर हल्का बहुत, थोड़ा बहुत सरल रेखा से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है। तो ये इसकी सीमा है, तो उसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। तो अब मैं वापस से मतलब ओम के नियम की सीमाएं हम लोगों ने देख ली, पर ओम का नियम जो मैंने आप लोगों को समझाया है, इसको मैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा रिलेट करके आप लोगों को बताना चाहूंगी। थोड़ा नए तरीके से यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, इसलिए आपको ध्यान देना है। कल ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ इस चीज को, पर फिर भी आज फिर से समझा रही हूँ। ठीक है, मतलब कि पूरा डेप्थ में आपको समझा रही हूँ, एकदम जीरो से डेप्थ में मैं आपको क्या कर रही हूँ, समझा रही हूँ। तो हम लोगों ने ओम के नियम में क्या पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, एक चालक तार का टुकड़ा लेते हैं, उनके दोनों सिरों पर क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि आवेशों के प्रवाह के वजह से क्या मिलता है हम लोगों को, आवेशों के प्रवाह की वजह से हम लोगों को विद्युत धारा प्रवाहित होकर के मिलती है। और जो आवेश प्रवाहित होते हैं वो कौन से आवेश प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। क्या प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मुक्त रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि उनका रासायनिक बंध बाह्य कक्षाओं में होने के कारण कमजोर बंध से बंधा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, गति करते हैं, उनकी गति इतनी ज्यादा तेज होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे की गतिज ऊर्जा को जो है कैंसल आउट कर देते हैं। पर जब हम क्या करते हैं, इस तरीके से विभवांतर यहाँ पर लगाते हैं, तो विभवांतर लगाने की वजह से क्या होता है कि ये जो चालक तार के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये चालक तार के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये विभवांतर आरोपित करने की वजह से विद्युत क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, किसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। और क्योंकि जब ये विद्युत क्षेत्र के प्रवाह क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे ये बहुत तेज गतिशील होने के कारण 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की गति में होने के कारण ये एक दूसरे की गतिज ऊर्जा को कैंसल आउट करने के बाद जैसे ही
जीरो होते हैं। पुनः इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आने के कारण इन पर क्या अप्लाई हो जाता है, विद्युत बल लग जाता है, और ये विद्युत बल पुनः इनको गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, पुनः इनको गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। गतिज ऊर्जा प्रदान किया मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गए, त्वरित हो गए, और त्वरित हुए इसका मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ उनको वेग प्राप्त होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, त्वरण आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वेग प्राप्त होगा जिसकी वजह से क्या आएगा, त्वरण आएगा। तो ये तो मैंने किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बताया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बताया कि उसको क्या प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से होता क्या है, जैसे कि प्रति मीटर क्यूब 10⁻29 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब बहुत सारी संख्या, n संख्या मान लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, n संख्या मान लेते हैं। अगर n इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो सबको क्या होगा, ये जो विद्युत बल है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में आने पर हर इलेक्ट्रॉन को विद्युत बल देगा। ठीक है, विद्युत बल की वजह से हर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, त्वरित होंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे तो हर इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेग होगा। बहुत सारे n संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो n संख्या में इनके क्या होंगे, वेग होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका माध्य वेग निकालना पड़ेगा। ये माध्य वेग ही क्या कहलाता है, हम लोगों का अनुगमन वेग कहलाता है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है, n लिख देती हूं यहां पर, Vn n। ठीक है, माध्य वेग ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। अब जैसे ही अनुगमन वेग प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहां पर क्या हुआ कि जो n संख्या के इलेक्ट्रॉन्स है, n संख्या के इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की तरफ गति करने लगे, और यहां पर अपनी जगह को छोड़कर जब वो गति करते हैं तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाते हैं, होल क्रिएट हो जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था। इस तरीके से होल क्रिएट हो जाते हैं। तो होल्स जो है वो धन से ऋण की तरफ जा रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। एक्चुअल में गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऋण से धन की तरफ गति करते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह जो है इस तरीके से हो जाती है जैसे कि कोई परेड कर रहा हो। तो अभी अभी 15 अगस्त गया है, आप सब ने परेड जरूर देखा होगा। तो परेड, इस परेड की तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है एक के पीछे एक लाइन से गति करने लग जाते हैं, क्योंकि वो प्रभाव क्षेत्र में आ गए, किसके, विद्युत क्षेत्र के, जिसकी वजह से उनको विद्युत बल मिला, जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित किया। किनको त्वरित किया, इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित किया। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या प्राप्त हुआ, अब अगर अभी मैं एक इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही थी, अब मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूं, तो उनको क्या प्राप्त हुआ, जो है अनुगमन के लिए वेग प्राप्त हुआ, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुई, इलेक्ट्रॉन्स की गति हुई, और इलेक्ट्रॉन्स की गति के फलस्वरूप हम लोगों को क्या प्राप्त हुई, विद्युत धारा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, विद्युत धारा प्राप्त हुई। तो यहां पे ध्यान से समझना, यहाँ पे कहानी शुरू हुई थी कहां से, विभवांतर से, और खत्म कहां पर हुई, धारा पर। तो ये रिलेशन हम लोगों को क्या देता है, ओम का नियम, V समानुपाती होता है I E के। जितना हम विभवांतर बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही बढ़ेगा, उतना ही विद्युत बल का मान बढ़ेगा, उतना ज्यादा त्वरित होगा कौन, इलेक्ट्रॉन्स, और जितना ज्यादा त्वरित होगा उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग है, उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की गति बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। बस यही उद्देश्य था, पूरा डीप में कॉन्सेप्ट को समझाने का। रिलेट कर दिया मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक, जो भी अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, 2 लेक्चर्स में पढ़ा है, पूरा करके दिखा दिया आप लोगों को ओम का नियम। सभी को क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई मजा आया कि नहीं, सबको कमेंट्स करके बताना है। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, और इस तरीके से आपने शायद कभी ना पढ़ा हो, पर मेरी कोशिश यही रहती है कि एकदम सरल करके हर चीज को, एकदम सरल करके हर चीज को मैं आप लोगों को डीप में बताऊं, यही मेरी कोशिश रहती है। ठीक है, चलो लिख लिया आप लोगों ने, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, है ना। चलो भाई, चलो 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 चलो, हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ लिया, ओम के नियम की सीमाएं पढ़ ली, VI ग्राफ पढ़ लिया, और आज और कल की क्लास को रिलेट भी कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के बारे में बात करेंगे। तो ओम के नियम से हम लोगों को क्या मिला, विभवांतर और धारा का अनुपात मिला, जो कैसा होता है, नियत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब ताप भी यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध नियत है। इसका मतलब यहाँ पर भौतिक राशियां तो बहुत सारी नियत होनी चाहिए, पर ताप को हम लोग इसलिए ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि अगर ताप के मान में बदलाव हुआ तो प्रतिरोध का मान भी क्या है, घटता है या बढ़ता है। धातु के केस में बढ़ता है, और क्या बोलना चाहिए, अर्धचालक के केस में घटता है। तो उसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले यहां पर समझ लेते हैं थोड़ा, किसको, प्रतिरोध को। तो भाई यहां पर जो प्रतिरोध होता है, जैसे कि ये क्या है, ये मान लो हमारा धारावाही चालक तार है, ठीक है,
ये धारावाही चालक तार है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, कोई विभवांतर लगाया जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुई, विद्युत धारा प्रवाहित हुई। इसकी लंबाई क्या होगी, यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, लंबाई जो है क्या होगी, फिक्स होगी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि भौतिक परिस्थितियां जो है वो नियत होनी चाहिए, लंबाई है वो वहां पे फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि तभी आर का मान जो है वो फिक्स होगा। पर यहाँ पर जो हमारा आर का मान है, लंबाई के बदलने से आर का मान बदलता है, तापमान के बदलने से आर का मान बदलता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बदलने से आर का मान बदलता है। इसका मतलब जो है आर किस किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई की। तो धारावाही चालक तार की लंबाई में अगर परिवर्तन आए, ठीक है, तो हम लोगों का जो है प्रतिरोध बदल जाएगा। इसीलिए तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ओम के नियम में फिक्स मानते हैं। पर अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, तो प्रतिरोध के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा फोकस करके देखो। तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने देखा, सबसे पहले क्या देखा कि जो हमारा प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा किस पर निर्भर करता है, तो ये है क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये है क्या, धारावाही चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, पर ये क्या होता है, इस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हुआ तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। जब हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो मिलाने से हम लोगों को प्रतिरोध जो है वो प्राप्त होता है क्या, आर समानुपाती होता है क्या, L/A के। ये हो गया हमारा क्या, समीकरण 3। समझ में आया। दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने मर्ज कर दिया, मिला दिया, कुछ भी नहीं किया इसके अलावा, ठीक। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर भी एक नियतांक मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रो, L/A, ठीक है। यहां पर जो है ये जो रो है ये प्रतिरोध नियतांक है। इस प्रतिरोध नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, रो, ठीक है, रो, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, रो। हो सकता है कि इस भौतिक राशि के बारे में आप लोगों ने पहली बार देखा, कभी कभी घनत्व को भी रो से प्रदर्शित किया जाता है। आप लोगों ने जब 11th में पढ़ा होगा तो वहां पे आप लोगों ने घनत्व को रो से प्रदर्शित किया होगा। पर यहाँ पर विद्युत के केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता बोलते हैं, या फिर इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो भाई इन सब की परिभाषा भी हम देखेंगे, पर पहले समझ लेते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में देखा, ठीक है। प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाला, तो ये इक्वेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वाला इक्वेशन बिल्कुल बॉक्स बना लो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और यहाँ पर आप लोगों को एक नई भौतिक राशि मिली, नियतांक मिला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। देखो, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, अब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या है ये तो हमने समझ लिया, पर इसका थोड़ा रोल भी समझ लेते हैं, ठीक है। क्या रोल होता है इसका धारावाही चालक तार में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर R बराबर हम लोगों को रो L/A मिल गया, ठीक है। अब इसका रोल क्या होता है, इस रोल को भी समझ लेते हैं। तो भाई इसका रोल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, नाम से यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रतिरोध मतलब ये एक विरोधी है, किसका विरोधी है, धारा का विरोधी है, ठीक है। तो ये जो हमारी I धारा है, तो इसके लिए इसका रोल क्या होता है, जो प्रतिरोध या फिर जो प्रतिरोधकता होती है, इनका मान जितना ज्यादा होता है, ठीक है, इनका मान जितना ज्यादा होता है उतना विद्युत धारा का मान क्या होता है, कम होता है। यानी कि ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करते हैं, बाधा है ये, ठीक है, बाधक है, विरोधक है, ठीक है। इसीलिए अगर आपको अच्छा खासा धारा बहाना है वहां पर, तो वहां पे प्रतिरोध का मान आप कम कर सकते हो, और जहां पे क्या कर सकते हो, आपको मतलब कि प्रतिरोध ज्यादा, मतलब कि जहां पे आप लोगों को क्या चाहिए, विद्युत धारा कम चाहिए, तो वहां पे प्रतिरोध के मान को बढ़ा सकते हैं। अब प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए और प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए इनका संयोजन करके भी हम जो है बिना आकृति में परिवर्तन किए कर सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में, तो अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पर इतना समझ जाओ कि ये जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है, दोनों ही क्या है, विद्युत धारा के विरोधी है। ये बाधक है, धारा को बहने से क्या करते हैं, रोकते हैं, धारा के बहाव का विरोध करते हैं,
ठीक है, तो यही क्या है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग भौतिक राशि है। ठीक है, ये समझना है आपको, क्योंकि प्रतिरोध हम लोगों को यहाँ पर ओम के नियम से मिला था और प्रतिरोधकता हम लोगों को कहां से मिला, यहां से। जब हम लोगों ने प्रतिरोध में समानुपाती चिन्ह हटाया तो यहाँ पे हम लोगों को मिली क्या, प्रतिरोधकता। ठीक है, क्या मिली, प्रतिरोधकता। जल्दी से फटाफट से नोट कर लो भाई, नोट कर लो बिल्कुल। यहाँ पे नोट आप कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका जो आप लोगों का मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर। और यहाँ पर ये जो प्रतिरोधकता है इसके मात्रक की भी हम बात करेंगे, पहले नोट कर लो। एक काम करो, पहले नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे प्रतिरोधकता की। ठीक है, प्रतिरोध की बात कर ली हम लोगों ने, प्रतिरोधकता की बात करेंगे। ठीक है, हो गया नोट। चलो, तो भाई प्रतिरोधकता, आप जैसे प्रतिरोध R बराबर रो L बाई ए, यहां से हम लोगों को एक नियतांक मिला जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। रो बराबर हम लिख सकते हैं क्या, R A बटे L। ठीक है, रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, R A बटे L। ठीक, लिख सकते हैं। तो ये जो प्रतिरोधकता है इसका मान भी क्या होता है, फिक्स होता है। इसको हर मटेरियल के लिए फिक्स कर दिया जाता है टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ इसका मान भी बदलेगा। तो जैसे कि मान लो कि किसी मटेरियल का टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, तो उस 0 डिग्री टेम्परेचर के लिए रो की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, और मान लो कि 20 डिग्री टेम्परेचर है तो उस 20 डिग्री टेम्परेचर के लिए भी क्या होती है, किसी भी मटेरियल की जो प्रतिरोधकता है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता है, उसका मान फिक्स होता है। तो इसके लिए हम लोग एक चार्ट देखेंगे, आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है वो चार्ट। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके समझा दूंगी, पर पहले हम लोग यहाँ पर प्रतिरोधकता को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि प्रतिरोधकता जो है, तार की लंबाई और ये मतलब ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी मान जो है फिक्स होती है। तब जब ये प्रतिरोधकता के लिए क्या होगी, लंबाई, क्षेत्रफल, ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या हो सकता है इसका, जल्दी से फटाफट से क्या होगा भाई इसका मात्रक। अब प्रतिरोध का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा है ओम। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक होगा क्या, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक होगा क्या, मीटर। क्या होगा, मीटर। हाँ, तो भाई यहां से 1 एम और 1 एम कैंसल हो जाएगा और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक है वो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, तो ये ओम मीटर जो है ये आपकी क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। ठीक है, ये हो गया। और ये प्रतिरोधकता का मात्रक निकल गया और इसकी विमा आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो आपको इसकी विमा मतलब सबसे पहले तो आप लोगों को प्रतिरोध की विमा निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर प्रतिरोध की विमा आप लोगों को कहाँ से निकालनी पड़ेगी, V बाई आई से। किससे निकालनी पड़ेगी, V बाई आई से निकालनी पड़ेगी। और वहां से आप प्रतिरोध की विमा निकाल सकते हो, निकाल लो भाई। ये क्या होता है, एम्पियर में होता है। और वोल्ट का विमा कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो थोड़ा बहुत काम आप लोगों को भी करना है। विमा आप लोग निकालना, इसको मैं बिल्कुल स्किप कर रही हूँ। मात्रक और विमा ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, बिल्कुल ये सब आप लोगों को निकालना है। चाहो तो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रतिरोधकता की जो विमा है वो मैं यहाँ पे नोट करवा देती हूँ। क्या आएगा, ml की घात 3, ml की घात 3 और t माइनस 3 और a की घात माइनस 2। क्या सही है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल हाँ, हमने चेक कर लिया, सही है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या, विमा। ठीक है, किसकी विमा है ये, प्रतिरोधकता की विमा मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दी है भाई, लिख दी है। नोट कर लो, नोट कर लो। वैसे ज्यादातर प्रतिरोधकता की ही विमा पूछी जाती है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है नोट करवा दिया। यहाँ पे क्या करवा दिया, नोट करवा दिया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों ही मान क्या होते हैं, एक नियतांक होते हैं, नियत होते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस में, कि तापमान अगर स्थिर हो। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, जैसे कि तापमान अगर मान लो कि बदला, ठीक है, अगर मान लो कि बदला तो फिर क्या हो जाएगा, वही ओम का नियम लागू नहीं होगा, वहां पर ओम के नियम की सीमाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो होता क्या है, ताप जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज। देखो ये जो है इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। तो इस तरीके से मैं हमेशा शॉर्टकट में यूज करती हूँ, तो ध्यान रखना है। अगर हम लोग क्या करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो धातु के केस में, ठीक है, धातु के केस में, क्योंकि हम लोग अभी चालक तार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अधातु के केस में या फिर सेमीकंडक्टर मतलब कि अर्धचालक के केस में अलग होता है। ठीक है, अर्धचालक के केस में अलग होता है, तो बिल्कुल इसको समझना है।
तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, और क्या होती है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। तो यहाँ पर मैं तापमान बढ़ने के कारण जब प्रतिरोधकता बढ़ती है, इसका सूत्र आप लोगों के लिए लिखवा देती हूँ। ये सूत्र आता है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, जब यहाँ पर जो है ओम का नियम पर यहाँ पे लागू नहीं होता तापमान बढ़ने से, पर यहाँ पे सूत्र आप लिख सकते हो अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, T माइनस टी नॉट, ये सूत्र आप लोग नोट कर सकते हो। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। यहां पर रो टी जो है ये प्रतिरोधकता है, कब, जब टेम्परेचर क्या होता है, जब टेम्परेचर T होता है तब। ठीक है, रो नॉट है प्रतिरोधकता, कब, जब टेम्परेचर जो है वो कितना है, टेम्परेचर जो है 0 टेम्परेचर पर है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर है। तो बिल्कुल इसका चार्ट भी दिया हुआ है। आप लोग जो है जब तापमान में बदलाव होता है, जैसे कि मान लो कि तापमान जो है 20 डिग्री से 50 डिग्री हो गया, एक एग्जांपल के लिए बताऊं, ठीक है, या फिर 0 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, तो पर्टिकुलर हम लोगों को 0 डिग्री पे प्रतिरोधकता का मान फिक्स्ड चार्ट हम लोगों के पास होता है। ठीक है, जितना भी तापमान में परिवर्तन हुआ उस केस में आप लोगों की प्रतिरोधकता में क्या बदलाव होगा या फिर प्रतिरोध में क्या बदलाव होगा, इस सूत्र से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग ये सूत्र को जो है प्रतिरोध के लिए भी लिख सकते हैं। किसके लिए लिख सकते हैं, प्रतिरोध के लिए भी लिख सकते हैं। आर टी बराबर आर नॉट 1 धन अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो जल्दी से फटाफट से ये सूत्र लिख लो। ठीक है, ये सूत्र लिख लो जल्दी से फटाफट से। यहां पे आप लोगों को अल्फा दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, यह भी जैसे कि आप लोगों ने घर्षण गुणांक 11th में पढ़ा होगा, वैसे ही यहाँ पर प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। ठीक है, जिसका मान वैल्यू फिक्स्ड होता है। ये अगर न्यूमेरिकल आएगा तो क्वेश्चन में आप लोगों को प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान दिया होगा। और ये जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है धातु के लिए, धात्विक वस्तुओं के लिए क्या होता है, धात्विक वस्तुओं के लिए धनात्मक होता है, और जो अर्धचालक होते हैं उनके लिए कैसा होता है, अर्धचालक के लिए ये जो है ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसका कहने का मतलब मैं जल्दी से समझा देती हूं, जय पहले फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो जल्दी से भाई। धनात्मक प्रतिरोधकता गुणांक और ऋणात्मक प्रतिरोधकता गुणांक का मतलब क्या होगा, तो धनात्मक प्रतिरोधकता गुणांक का मतलब होता है कि तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी कि प्रतिरोधकता भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और ऋणात्मक ताप गुणांक का मतलब ये होता है तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान कम होता है और प्रतिरोधकता भी कम होती है, मतलब कि धारा का विरोध कम होगा, मतलब धारा बढ़ेगी ऋणात्मक ताप गुणांक के केस में। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों के धात्विक शुद्ध धातु के लिए या फिर धात्विक वस्तुओं के लिए, शुद्ध धातु के लिए या फिर धात्विक वस्तुओं के लिए ये होता है आप लोगों के अर्धचालक के लिए। ठीक है, अर्धचालक के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। होता क्या है कि तापमान बढ़ाने से क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनकी संख्या जो है बढ़ती है। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ती है तो धातु में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट मात्रा में होता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है पता है, टक्कर ज्यादा हो जाने की वजह से धारा को बहने में बाधा आती है। क्या होती है, धारा को बहने में बाधा आती है। इसका मतलब क्या हो जाता है, प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है और प्रतिरोधकता भी क्या हो जाती है, तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है। और यहाँ पे कंपन भी होता है। धात्विक वस्तुओं में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा गति करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर में कंपन भी होता है। तो ये ड्रॉबैक है। ठीक है, इस वजह से धात्विक वस्तुओं में अगर तापमान बढ़ा तो यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, जो विद्युत धारा के बहाव में बाधा है वो ज्यादा हो जाती है और विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि अर्धचालक के केस में जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग तापमान को बढ़ाते हैं ताकि अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, क्योंकि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। हम लोगों को अर्धचालक में चालकता लाने के लिए, धारा बहाने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ठीक है, क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से क्या होगा, धारा जो है, धारा को बहने के लिए यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होने लगेंगे, जिससे विद्युत धारा बहती है। और तापमान बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो है अर्धचालक के केस में कम होती है। इसलिए वहां पे जो हम लोग प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है वो हमारा कैसा होता है, ऋणात्मक, और धातु के केस में धनात्मक। तो बहुत डीप में कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है।
ये प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को सूत्र लिखाया, ये सूत्र ही आप लोगों का क्या है, ये वाला सूत्र, ये प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। आप लोग ऊपर हेडिंग डाल सकते हो, क्या, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। ठीक है, तो लिख सकते हो ये सूत्र, एक बार फिर से लिख दे रही हूं आप लोगों के लिए, पर आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम आप लोग किसके लिए लिख सकते हो, प्रतिरोध के लिए भी लिख सकते हो। ये आता है न्यूमेरिकल, डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं धातु के केस में लिख रही हूँ, धातु और अर्धचालक के केस में अलग अलग होता है। जनरली आप लोगों को धातु के लिए ही पूछेगा, क्योंकि विद्युत धारा में आप चालक धातु के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। ठीक है, ये जो ग्राफ मैं आप लोगों को यहाँ पर, मतलब सॉरी, जो टेबल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में ये टेबल आप लोगों का गिवन है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रतिरोधकता का मान 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और इसके लिए जो ताप गुणांक का मान होता है अल्फा, ये भी फिक्स होता है। तो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर आप लोगों को प्रतिरोधकता प्रश्न में गिवन होगा, मतलब रो नॉट का वैल्यू गिवन होगा और अल्फा का मान गिवन होगा। ठीक है, अगर धातु है तो धनात्मक होगा वहां पे, अगर अधातु है तो अल्फा क्या होगा वहां पे, ऋणात्मक होगा। इसके नीचे का चार्ट आप कंटिन्यू जो है बुक में देख सकते हो, मैं पूरा चार्ट नहीं लाई हूं, टेबल समझाना मेरा उद्देश्य था, बाकी आप खुद देख सकते हो। इसको याद नहीं रखना है आप लोगों को, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जस्ट समझ लेते हैं, जैसे कि चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम, 3 के लिए बस समझते हैं। तो ये क्या है, हमारे चालक हैं। ठीक है, धातु के चालक हैं। तो अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है तो इनका रो नॉट जो है क्या होता है, ये जो है ये फिक्स होता है, और इन रो नॉट्स के लिए इनका जो ताप गुणांक है ये वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक इसी तरीके से आप लोग अर्धचालक और अधातु के लिए भी टेबल देखोगे अपनी बुक में, तो अर्धचालक के लिए ये ताप गुणांक आप लोगों को ऋणात्मक दिया होगा, और ये प्रतिरोधकता का मान फिक्स्ड वैल्यू भी टेबल में आपको गिवन होगा। देख लोगे, पक्का देख लेना भाई, देख लेना, हाँ देख लेना। चलो ओके, तो फिर ये प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसी पर बेस्ड ये थ्योरी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप खुद से पढ़ सकते हो। जस्ट मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वही एक्सप्लेनेशन गिवन है। ये आपके पॉइंट्स आप लोग बिल्कुल रीड करके आना है। हो सके तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आपको पता होने चाहिए, क्या होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। इसलिए ये एक्सप्लेनेशन आप जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ओके, सो भाई यहां पर देख सकते हो आप लोग कि जो हम लोगों ने प्रतिरोध पढ़ा है, जितना हम लोग तापमान बढ़ाते हैं उसके अनुसार प्रतिरोध यहां पर बढ़ता जाता है। ये धातु के केस में आप लोगों को दिया हुआ है, बिल्कुल सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे कि हम लोगों ने VI ग्राफ पढ़ा, वैसे ही ये प्रतिरोध और तापमान के बीच का ग्राफ है। जितना ज्यादा हम यहाँ पे तापमान बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ते जाता है, प्रतिरोध बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है, प्रतिरोध बढ़ता जाता है। तो ये रिलेशन होता है प्रतिरोध और तापमान के बीच में, और इसीलिए हम लोगों को ओम के नियम जहां पे लागू होते हैं वहां पे तापमान को क्या करना पड़ता है, नियत रखना पड़ता है, ताकि हम लोगों को प्रतिरोध जो है एक नियतांक के रूप में प्राप्त हो। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आगे के पॉइंट्स है 6 एंड 7 पॉइंट। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ के आ जाना गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने में हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, बिल्कुल आप खुद से पढ़ सकते हो, सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ओम का नियम और उसके लिमिटेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ी। कैसी लगी क्लास, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। अच्छी लगी, समझ में आया, यस या नो, मजा आया कि नहीं, फटाफट से कमेंट करेंगे सारे बच्चे। ओके ग्रेट भाई, पढ़ते जाना, पढ़ के आना। अगली क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आना है आप लोगों को। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे हैं, सभी बच्चों के कमेंट्स मैंने देख लिए हैं। जो भी इश्यू होगा मैं आप लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई करके ही आंसर कर दूंगी, क्योंकि हर बच्चे का कमेंट्स अलग अलग होता है। तो वहां पे आप लोग कमेंट्स में मेरा रिप्लाई देख सकते हो। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में मेरा रिप्लाई देख सकते हो। देखो बेटा, लाइव चैट में अगर पूछोगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, पर कमेंट बॉक्स में अगर पूछोगे तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो जो भी डाउट कमेंट्स पूछना आप कमेंट्स के माध्यम से। आज की क्लास में बस इतना ही। जो भी बच्चे मेरे को कनेक्ट करना चाहते हैं, मैंने ही पहले ही बताया था, टेलीग्राम में कनेक्ट होने के लिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम आईडी या मेल आईडी में कनेक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। क्लास की PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी।
तो बच्चा आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में हमारे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के बाय बच्चों।